लास्ट क्लास में हमने कवर किया था मीनिंग ऑफ पंचायती राज और बैकग्राउंड एंड एवोल्यूशन। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको वो वाला लेक्चर पसंद आया होगा। अब हम करेंगे 73rd अमेंडमेंट एक्ट। तो हम थोड़ा बहुत पहले देखते हैं कि हमने कुछ कमेटियाँ पढ़ी थी, लेकिन कोई भी कमेटी अच्छी तरह से उसकी जो रिकमेंडेशन है सब ने अच्छी तरह फॉलो नहीं की। जिस तरह आपको मैंने बताया, किसी ने 2 टायर सिस्टम अपनाया, किसी ने 3 टायर सिस्टम अपनाया। तो तब जाके अब क्या हुआ, 73rd अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स अंडर नरसिम्हा राव ऑन 24 अप्रैल 1993। तो 24 अप्रैल 1993 में एक अमेंडमेंट एक्ट। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो पंचायती राज है वो किसने लाया यहाँ पे, उसका जो आंसर है वो आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लेकिन 73rd अमेंडमेंट एक्ट किसने लाया, ये लाया नरसिम्हा राव ने। ये बात याद रखना। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है ये कि कब फोर्स में आया, 24 अप्रैल 1993 में। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब देखते हैं नरसिम्हा राव का, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब देखते हैं सेकेंड वन, ए न्यू पार्ट 9 titled द पंचायत कवरिंग प्रोविजंस फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243O। ठीक है ना, पार्ट 9 में क्या हुआ, पंचायत की जो प्रोविजंस हैं वो लाएंगी और आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक इनको रखा गया। ठीक है ना, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, आगे आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे। आर्टिकल्स 243 क्या हुआ, या 243A क्या है, बी क्या है। ठीक है, ओ तक हम आपको बताएंगे, इसका हमने पूरा कवर किया है। और एग्ज़ाम में भी ये पूछा जा सकता है, आर्टिकल्स के बारे में ये पूछा जा सकता है कि 243O क्या करता है, क्या किसके रिलेटेड है, 243A किसकी है ना। Next, a new 11th schedule containing 29 functional items of panchayats were added to the Indian Constitution. A new 11th schedule, कब, एक न्यू 11th schedule containing 29 functional items of panchayats were added to the Indian Constitution. तो हम आपको इजी वे से समझाएंगे कि आपको किस तरह याद रखना है पार्ट 9 और किस तरह याद रखना है शेड्यूल 11। देखो, जो पार्ट है P फॉर 16, जो P है वैल्यू 16 होती है, दैट मीन्स छोटा है। S की है 19, शेड्यूल उसका मतलब बड़ा है। ये बात रखना याद कि 9 छोटा है, दैट मीन्स पार्ट आएगा P फॉर 9, और S बड़ा है, S फॉर 11। इस तरह आपको याद रहेगा। ठीक है ना। जो नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है, दिस एक्ट गिव ए प्रैक्टिकल शेप ऑफ आर्टिकल 40 ऑफ DPSP। देखो, इसने क्या किया, 73rd ने प्रैक्टिकल शेप दी आर्टिकल 40 ऑफ DPSP को। ठीक है ना, जो आर्टिकल 40 है, कभी कभार एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि पंचायत को ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन सा आर्टिकल लगता है। ठीक है ना, तो उसमें भी ये आएगा कि जो आर्टिकल 40 है वही आएगा, इसका जो रिज़ल्ट क्या नाम है, आंसर आएगा। ये भी आपको याद रखना होगा। तो इसलिए जो आर्टिकल 40 है, इस 73rd अमेंडमेंट है, इसने प्रैक्टिकल शेप भी दी है आर्टिकल 40 को DPSP में। नेक्स्ट क्या है, द एक्ट ट्रांसफर द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इनटू पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थी इसको चेंज करके पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बना दी। इससे क्या हुआ, क्या नाम है इसका, कभी कभार क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है, अगर कभी कभार जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर होते हैं वो कभी किसी चीज़ को केयरलेसली वो करते हैं, पेश करते हैं, केयर नहीं करते, इसलिए अब उसको थोड़ा चेंज करके उन्होंने क्या किया है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। देखो, जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब मैं इस तरह समझाता हूँ, जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होती है, लोग खुद के बारे में जैसे डिसीजन बनाते हैं। ठीक है ना, तो ग्रास रूट लेवल तक इनके जो डिसीजन होते हैं वो बनाए जाते हैं। जिस तरह ग्राम सभा, एक पंचायत में ग्राम सभा बुलाई जाती है। ठीक है ना, उसमें क्या होता है, कोई एनुअल बजट होता है, उसके बारे में डिस्कस की जाती है ना। इस तरह बहुत सारे इसके फ़ायदे, बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन पंचायत राज का जो सबसे मेन जो फ़ायदा है, पंचायत राज जो इंस्टीट्यूशन है, इसकी जो मेन
फंक्शन है वो यही है, हर बंदे को, हर इंसान को उसकी हक की बात करने की जो जो हक होता है मांगने का या बताने का, वो पूरा पूरा मिल जाता है। ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो क्या नाम है इसका, ये अच्छा है, पंचायत राज सिस्टम अच्छा है। तो अगर कभी कभार क्या होता है, अगर आपकी एसटीएम नहीं सुनेगा, अगर आपकी कोई डीसी नहीं सुनेगा, अगर आप पंचायत में बिठाओगे, वहाँ पे बीडीसी चेयरमैन को बुलाओगे, उनसे अपने इशू को डिस्कस करोगे, तो उसके बाद अगर आप सरपंच के साथ अपने इशू के बारे में बात करोगे, तो ज़रूर इसकी जो आपकी बात है वो आगे रखी जाएगी डिप्टी कमिश्नर तक, या उससे आगे कि जो ऑफिसरान से उन तक आपकी बात ज़रूर रखी जाती है। तो इस वजह से जो पंचायत है ये अच्छा है। अब देखो ग्राम सभा की बात करते हैं। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ पीआरएस। पीआरएस का मतलब होता है पंचायत राज सिस्टम। अब देखो ये ऐसा है कि इट इज़ पहला इसका जो पॉइंट है, इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ पीआरएस। नंबर सेकंड पॉइंट है, इट इज़ ए विलेज असेंबली कंसिस्टिंग और रजिस्टर्ड वोटर्स इन द एरियाज ऑफ पंचायत 18 ईयर्स और अबव। देखो बात ये है, जो विलेज असेंबली है, विलेज असेंबली का मतलब ये है कि आपके गांव में जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, ठीक है ना, उनको एक जगह बिठाया जाता है। ठीक है, उनके साथ बात की जाती है, उनकी जो समस्याएं हैं वो लाई जाती हैं, उसके बाद उन पे कार्रवाई हो जाती है, कार्रवाई करते हैं किस किस को क्या प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है, क्या करना है, पहले कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी है। तो ये एक गांव की डेवलपमेंट के लिए, या आप कह सकते हैं जो इंटरमीडिएट डेवलपमेंट है, कोई भी डेवलपमेंट है उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन है। अब होता क्या है, जो वोटर्स हैं, आपको पता है जो वोटर्स जो 18 साल से ऊपर होते हैं वो ही वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात है कि कौन डिसाइड करता है, जो वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर है वही डिसाइड करेगी। तो ग्राम सभा अप्रूव्स द एनुअल बजट ऑफ द पंचायत एंड डेवलपमेंट स्कीम्स प्रिपेयर्ड बाय पंचायत। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और निकलेगा कि ग्राम सभा का क्या काम होता है, कि क्या अप्रूव होती है, इसमें एनुअल बजट अप्रूव होता है जो पंचायत एंड डेवलपमेंट स्कीम्स जो भी हैं उनके लिए। इट हेल्प्स पंचायत इन द एक्सिक्यूशन ऑफ डेवलपमेंट स्कीम्स। जो भी वहाँ पे जो स्कीम्स हैं उनको किस तरह जहाँ पे कहाँ पे लगाना है, किस तरह वहाँ पे चीज़ यूज़ करनी है वो पता चलेगा। नेक्स्ट जो है 3 टायर सिस्टम। इसमें क्या था, 3 टायर सिस्टम ऑफ पीआर इन एवरी स्टेट इन पंचायत। इन्होंने क्या किया, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में यहाँ पे 3 टायर सिस्टम लगा दिया गया। 3 लेवल का मतलब क्या है, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मिटी। ठीक है ना, इसमें यूनिफॉर्मिटी रहती है। विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल होता है ब्लॉक लेवल, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट आपको पता ही है। स्टेट हैविंग पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख में नॉट कंस्टिट्यूट पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल। अगर एक स्टेट की जो पॉपुलेशन है वहाँ पे अगर 20 लाख से कम है तो वो अपनी पंचायत को कंस्टिट्यूट नहीं कर सकती है एट इंटरमीडिएट लेवल। ब्लॉक लेवल पे वो अपनी कंस्टिट्यूट नहीं कर सकती है अगर 20 लाख से कम हुई। ठीक है। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन। नेक्स्ट हमारा है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन। मेंबर्स विल बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल एट ऑल 3 लेवल्स। ठीक है ना, तीनों लेवल पर क्या होता है, मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है, हम लोग, मैं करूँगा, जो वीडियो मेरा देख रहा है ये करेगा, उसको उनके भाई करेंगे जो भी 18 साल से ऊपर होंगे। तो हमारा काम होता है मेंबर्स को इलेक्ट करना। लेकिन एक बात बड़ी अफसोस से कहनी पड़ रही है कि हम जो लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं हम ऐसे लोगों को चुनते हैं मेंबर्स ऑफ पंच जिनको साइन करना भी नहीं आता है। प्लीज़ इस तरह इस दौर में अगर आप ऐसा करोगे तो ये आपके लिए बड़ी बदकिस्मती की बात होगी। ठीक है ना, क्योंकि अगर इस टाइम हम पीएचडी होल्डर हैं या एमएससी होल्डर हैं तो हमारे ऊपर हमें जाके उनकी वो मिन्नतें करनी पड़ें जो बिल्कुल इसके काबिल ही ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है। चेयरपर्सन एट इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इनडायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम अमंग इलेक्टेड मेंबर्स। चेयरपर्सन जो है इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसको इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं कौन, जो मेंबर हैं। जिस तरह हम मेंबर्स को पहले वोट देते हैं मेंबर्स को, ठीक है ना, अब मेंबर्स क्या करते हैं, मेंबर्स वोट करते हैं इंटरमीडिएट लेवल पर, चुनते हैं। ठीक है ना, मेंबर चुनेंगे कि कौन सा क्या है ना,
इंटरमीडिएट ब्लॉक लेवल पे किसको बड़ा करना है, किसको रखना है। जिस तरह बीडीसी आते हैं ना, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल नहीं होते हैं चेयरमैन, उनको मेंबर से ही, पंच से ही ये जाके ये वोट करते हैं। रिजर्वेशन, reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribe, all panchayat in proportion of their population to the total population। तो इसमें कुछ प्रोपोर्शन दिया जाता है, 1/3 या और कुछ अपने अपने हिसाब से किस किस जगह क्या रिजर्वेशन है इनकी यहाँ पे दी जाती है। तो ख़ासकर जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनको प्रोपोर्शनली जो ऑन दी बेसिस ऑफ वो प्रोपोर्शन उनको दी जाती है कि आपको किस हिसाब से यहाँ पे जो मेंबर उठेगा उसको एससी वाला होना चाहिए, या जो बीडीसी है वो एसटी वाला होना चाहिए। तो ये एक ट्रेंड चलती है आगे, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, स्टेट लेजिस्लेचर शैल प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन फॉर एससी एंड एसटी। अब जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो प्रोवाइड करेगी। प्रोवाइड कौन करता है? जो रिजर्वेशन है, चाहे वो एससी एसटी है, इसको कौन करेगा? इसको लेजिस्लेचर करेगा, स्टेट का लेजिस्लेचर करेगा, ठीक है। मिनिमम 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ सीट रिजर्व फॉर वुमेन्स इंक्लूडेड एससी एंड एसटी वुमेन्स। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, कितना होता है? 1/3 मेंबर्स ऑफ सीट रिजर्व किसके लिए होता है? वुमेन्स के लिए, चाहे वो एससी और एसटी के साथ जो एसटी और एससी होंगी, ठीक है ना, जिनके पास कास्ट हुए। मिनिमम 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन पंचायत रिजर्व, ठीक है ना, तो चेयरमैन भी होता है। मिनिमम 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन पंचायत रिजर्व फॉर वुमेन, ये बात याद रखना, ठीक है ना। जो 1/3 चेयरपर्सन के लिए भी, ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन पंचायत रिजर्व फॉर वुमेन्स के लिए भी, एट ऑल लेवल, हर लेवल पे मिनिमम 1/3। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 1/2, 1/3, 1/4, आपको जो आंसर टिक करना है वो है 1/3, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। पावर टू डिसाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस विद स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स एंड चेयरमैन। पावर टू डिसाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस रेस्ट विद स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स एंड चेयरमैन। तो कोई भी जो रिजर्वेशन के रिलेटेड पावर्स हो या बैकवर्ड के रिलेटेड पावर्स हो, उसको कौन देखता है? उसको जो स्टेट की उस टाइम जो एक्टिव लेजिस्लेचर असेंबली है वही देखते हैं, मेंबर और चेयरमैन, ठीक है ना। ये बात भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा देखना पड़ेगा। अब देखते हैं ड्यूरेशन। 5-year terms at every level however can be dissolved earlier। ये कहता है 5 साल की टर्म होती है हर लेवल पे, एट एवरी लेवल, ठीक है ना। हाँ, पहले भी डिजोल्व कर सकते हैं। ए पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट आफ्टर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन शैल कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमेनिंग पीरियड। Fresh election is not to be conducted before expire of its duration of 5 years in case of dissolution before expire of a period of 6 months from the date of its dissolution, ठीक है ना। अगर एक जो डिसोल्यूशन हो गई है तो उसमें क्या होता है डिसोल्यूशन में कि आपको 6 महीने के 6 महीने का गैप होना चाहिए, उससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। Disqualification. No disqualification on ground that he is less than 25 years if he is 21 years old. State legislature shall determine on the question of disqualification. ठीक है, पहला आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है क्योंकि कहे नहीं मैं 25 साल छोटा है और वो 21 ईयर ओल्ड हो तो कि उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, ऐसा नहीं होगा। और जो डिस्क्वालिफिकेशन है इसको कौन देखता है? जो स्टेट की लेजिस्लेचर है वो इसको देखती है कि इसको क्या डिस्क्वालिफिकेशन करना है या नहीं करना। इसका जो क्वेश्चन है ये कहाँ पे आता है? जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसी के ऊपर जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। अब देखेंगे हम स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ पंचायत एट ऑल लेवल, ठीक है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है ये तमाम पंचायत के इलेक्शन करवाता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय गवर्नर। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है उसको उसमें एक इलेक्शन कमिश्नर भी होता है जिसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है। लेकिन जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको रिमूव गवर्नर नहीं कर सकता है, ठीक है। रिमूव का ऐसा प्रोसेस एक इम्पीचमेंट क्या बोलते हैं, एक को मोशन पास किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, तब जाके एक प्रेसिडेंट का साइन होता है, उसके बाद जाके इनका रिमूवल होता है। इस तरह इतना जल्दी इतना इजीली ये रिमूव नहीं हो सकता है। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स का जो क्या नाम है इसका, वो एक बिल पेश करेंगे, उसके बाद
पार्लियामेंट के अंदर वो पास हो जाएगी, उसके बाद प्रेसिडेंट अगर साइन करेगा तब जाके जो इलेक्शन कमिश्नर होगा वो रिमूव हो सकता है। तो जिस तरह हम इजली कह सकते हैं, जिस तरह रिमूवल इज़ सिमिलर टू जज ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, जिस तरह एक जज स्टेट हाई कोर्ट का रिमूव करते हैं तो उस तरह हम एक इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर आ गया कि कौन अपॉइंट करता है इलेक्शन कमिश्नर को, तो आप याद रखना जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको जो अपॉइंटमेंट करता है क्या नाम इसका, गवर्नर, ठीक है। लेकिन तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिमूव कौन कर सकता है, तो रिमूव इसका जो रिमूवल है वो आपको मैंने प्रोसेस बता दिया है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये भी एक साइलेंट फीचर है किसका, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 का, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अब नेक्स्ट क्या है। स्पेशल मेजॉरिटी से वोटिंग की करनी होती है, इसमें क्या होता है, स्पेशल क्या होता है, 2/3, याद रखना। उसके बाद प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलेगा तब जाके ये सिस्टम पूरा कंप्लीट होता है। ये कहाँ इतना आसान होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है फाइनेंसेस। स्टेट लेजिस्लेचर में नंबर 1 एथोराइज ए पंचायत टू कलेक्ट टैक्सेस, टोल्स एक्स्ट्रा। स्टेट लेजिस्लेचर में एथोराइज ए पंचायत टू कलेक्ट टैक्सेस इन टोल्स। Number 2 assign to a panchayat taxes, fees, duties etc which are collected by state government. Provide for grant in aid to panchayat from consolidated fund of state. ये चीज़ें जो हैं इसमें फाइनेंस होती है। देखो क्या होता है, अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो इनको जो पंचायत है वो क्या कर सकते हैं, टैक्स को कलेक्ट कर सकती हैं, टोल्स को कलेक्ट कर सकती हैं, जो पंचायत टैक्सेस होती हैं, फीस ड्यूटीज़ होती हैं, ये सब कलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो एड देनी पड़ती है, गो प्रोवाइड फॉर ग्रांट इन एड टू पंचायत फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। तो जो कंसोलिडेटेड फंड होता है स्टेट का, उससे पंचायत को क्या देना पड़ता है, ग्रांट इन एड। ये बात याद रखना। अगर वहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ आ सकता है कि कौन से फंड से पंचायत को ग्रांट इन एड दिया जाता है, वो क्या आएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। इससे जाके इसका आंसर निकलेगा। फाइनेंस कमीशन क्या है, by governor after every 5 years to review the financial position of panchayat. Finance commission recommendation to governor for distribution of taxes, fees etc between state and panchayat. Measures to improve financial position, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये फाइनेंस कमीशन के अंदर ये सब कुछ आता है, देखना पड़ता है ये चीज़ें सब जो भी मैंने बताई। जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस है, फीस है, जो भी बिटवीन स्टेट एंड पंचायत में आता है वो सबको कौन देखता है, फाइनेंस कमीशन देखता है। और मेजर्स टू इम्प्रूव फाइनेंशियल पोजीशन जो देखनी पड़ती है वो कौन देखता है, वही फाइनेंशियल कमीशन देता है। कंपलसरी एंड वॉलंटरी प्रोविजंस, ये चीज़ें क्या होती हैं, कंपलसरी कौन सी चीज़ होती है, वॉलंटियर कौन सी चीज़ होती है। सबसे पहले हम बात करें कि कंपलसरी क्या क्या होता है, ठीक है। ये 73rd अमेंडमेंट हम पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा इन विलेज, ये कंपलसरी है। ग्राम सभा को ऑर्गेनाइज करना एक गांव के अंदर, ये बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है। एस्टेब्लिश्ड पंचायत एट ऑल लेवल, और हर लेवल पे पंचायत का जो एस्टेब्लिशमेंट है ये भी कंपलसरी है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन ये भी कंपलसरी है। रिजर्वेशन टू SC/ST ये भी कंपलसरी है। 21 ईयर मिनिमम एज ये भी कंपलसरी है। 5 ईयर टेन्यूर ये भी कंपलसरी है, ठीक है ना। 21 साल कम से कम एज होनी चाहिए। 5 साल का ये टेन्यूर होता है। अगर 5 साल से पहले, अगर आप 1 साल के बाद आप क्या नाम है इसका सरेंडर करते हो तो उसके बाद फिर आपको 40 साल मिलेंगे। फिर हमें क्या करना पड़ता है, एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ता है स्टेट इलेक्शन कमीशन और कॉन्स्टिट्यूट स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये भी कंपलसरी है। वॉलंटरी क्या होता है, गिविंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर बोथ हाउस इन पंचायत फॉलिंग विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूंसीज। उसके बाद आता है रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है ना, ये भी वॉलंटियरी है। रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, granting financial power to panchayat, granting power and authority to panchayat to make them autonomous bodies, power and responsibility to prepare plans for economic development and social justice, ये भी वॉलंटियर है। फिर क्या है, ये बात याद रखना कौन कौन सी चीज़ वॉलंटियर है, ये भी आप लिख लेना, नोट डाउन करना, ठीक है ना, क्योंकि लिखने में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में।
मैंने फालतू की कोई चीज़ इसमें नहीं रखी है, ठीक है ना। जिस तरह सोशल जस्टिस है, ये किस में आता है, इसी में। अब हम देखते हैं कुछ मिसलेनियस पॉइंट। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, ये कहता है क्या कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है? जी बिल्कुल नहीं। जो कोर्ट है वो पंचायत सिस्टम के अंदर वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है। एक्ट बार्स द इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन द इलेक्टोरल मैटर्स ऑफ पंचायत, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन ऑन इलेक्शन कैन ओनली बी आस्क्ड बाय एन इलेक्शन पटिशन एज सेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है ना। जो जो इलेक्शन पटिशन वो कौन कर सकता है, इलेक्शन की जो क्वेश्चन है वो कौन कर सकता है, आस्क्ड बाय इलेक्शन पटिशन। इसमें क्या होता है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वही मैटर करती है, वही देखती है कि किसको क्वेश्चन पूछने का हक है या किसको इसके ऊपर क्वायरी करने का हक है। ये जो वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर होगी वही इस पर काम करेगी। नेक्स्ट जो है, स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय पंचायत एंड ऑडिट ऑफ सच अकाउंट्स। जो स्टेट की लेजिस्लेचर है वही प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू मेंटेन कर सकती है वहाँ के अकाउंट्स क्या है, वहाँ का पंचायत एंड ऑडिट ऑफ जो सच अकाउंट्स हैं उनको कौन देखती है जी। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट डायरेक्ट फॉर एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन टू यूटी। जिस तरह जम्मू कश्मीर यूटी है, ठीक है, लद्दाख यूटी है, इसमें कौन देखता है, इसमें तो असेंबली है नहीं, स्टेट असेंबली मत है यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वही देखता है सब कुछ, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। यूटी में कौन देखता है, प्रेसिडेंट, क्या कर रहा है, किस तरह पास करना है। नेक्स्ट, द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। तो याद रखना, जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 है ये नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में अप्लाई नहीं होता। और वहाँ क्वेश्चन आ जाए तो ये आंसर है। सम अदर एरियाज आर शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हिल एरियाज ऑफ मणिपुर, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये चीज़ें हैं, ये जो ये एरिया हैं यहाँ पे ये एक्ट है ये लागू नहीं होता। ओके, तो आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अगले इसमें वीडियो में। देखो पहला आप देख सकते हैं, पहला मैंने अपलोड किया है, दूसरा भी ये हो गया है, तीसरा एक और आने जा रहा है। ये तीन अगर आपने पढ़ लिए समझ लो आपका जितना भी होगा सब खत्म हो जाएगा।